बच्चों हमारा अगला प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। नाम तो आपने सुना होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बिल्कुल ना हो। ना तो सिस्टम से हीट एनर्जी सराउंडिंग में जा पाए और ना ही सराउंडिंग से हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर कर पाए। अच्छा, ये कैसे हो सकता है बच्चों? यहाँ पर कैसे ये पॉसिबल है? इसको आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब सिस्टम मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुआ, इसके अंदर चलो सर कोई गैस भरा हुआ है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन दोनों में से कोई एक तो पक्का है हो रहा होगा। हम चाह रहे हीट एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए कॉमन सेंस की बात है, जो एक कंटेनर लिया गया होगा सिलेंडर का, हम ये चाहेंगे कि हीट एनर्जी को फ्लो ना होने दें ताकि सिस्टम से बाहर या सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी ना आ पाए। इसका मतलब ये जो कंटेनर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो हीट का कंडक्टर नहीं, हीट का अच्छा इंसुलेटर हमको लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ के अंदर ये रहा हमारे पास पिस्टन को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, तो कितना भी अच्छा हम इंसुलेटर ले लेंगे थोड़ी बहुत हीट एनर्जी का तो एक्सचेंज हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे बिल्कुल ना हो, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि हीट एनर्जी के एक्सचेंज होने का समय ही ना दें, इतनी तेजी से इस प्रोसेस को कराएं कि हीट एनर्जी के एक्सचेंज होने का समय ही ना मिले। तो दो सावधानियां यहाँ रखनी पड़ेंगी, प्रोसेस को बहुत तेजी से कराना पड़ेगा और दूसरा जो यहाँ कंटेनर लिया जाएगा वो हीट एनर्जी का अच्छा इंसुलेटर हो, ऐसी कोशिश की जाएगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर वही सारी बातें मैंने लिखी हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान बच्चों एंट्रोपी कांस्टेंट होता, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। हीट एनर्जी कैन नाइदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम, जो मैंने आपको बताया ये बहुत तेज़ी से हैपन होगा, बहुत तेज़ी से होगा ये प्रोसेस बच्चों, ताकि हीट एनर्जी के एक्सचेंज का मौका ही ना मिल पाए। अगला होगा बच्चों ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक विशेष तरह के, एक स्पेशल तरह के इक्वेशन से डिस्क्राइब होता है जिसको पॉइसंस इक्वेशन का नाम देते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P इंटू वी की पावर गामा कांस्टेंट रहना होता है। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, गामा स्टैंड्स फॉर एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, दैट शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चला कि P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गामा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गामा, और गामा की वैल्यू बच्चों 1 और 2 के बीच में होती है, यानी 1 से ज़्यादा होती है। वहाँ जब हम लोग गए थे आइसोथर्मल प्रोसेस में तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था, और यहाँ जब हम जा रहे हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गामा। सपोज करिए गामा की वैल्यू 1.4 हो, सपोज करिए गामा की वैल्यू 1.6 हो, सपोज करिए गामा की वैल्यू 1.5 हो, गामा की वैल्यू 1 और 2 के बीच में 1 से ज़्यादा ही आना है, यानी इसमें जो परिवर्तन होगा और तेज़ी से होगा। यहाँ 1 की पावर है तो यहाँ 1 से ज़्यादा की पावर है, मोर देन 1 की पावर होने की वजह से एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारा ग्राफ जाएगा वो आइसोथर्मल के कंपैरिजन में और तेज़ी से परिवर्तन दिखाएगा और तेज़ी से चेंज दिखाएगा। मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा ये वाले पर्टिकुलर स्टेट में है। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ यूं जा रहा है, एक्सपेंशन होने पर ग्राफ यूं जा रहा है, तो एडियाबैटिक के केस में वही ग्राफ हमारा यूं ना जाकर तो थोड़ा और तेज़ी से डिक्लाइन होगा, कुछ यूं जा रहा होगा। यानी ऊपर हमारा आइसोथर्मल वाला अगर आ रहा है तो नीचे कौन सा आएगा बच्चों? एडियाबैटिक वाला। कंपैरेटिवली एडियाबैटिक वाला डाउन आ गया। अब अगर हम वर्क डन पूछे कि सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड कराया गया है तो वर्क डन किस में ज़्यादा हुआ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो आइसोथर्मल वाला कर्व है सेम वॉल्यूम तक दोनों ही प्रोसेस में एक्सपेंशन हुआ है। जो यहाँ आइसोथर्मल वाला प्रोसेस है उसमें एरिया ऑक्यूपाई ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक वाले में एरिया ऑक्यूपाइड कम होगा। इसका मतलब आइसोथर्मल के केस में वर्क डन एडियाबैटिक वाले प्रोसेस के वर्क डन से ज़्यादा होगा।
लेकिन ध्यान दें सेम थर्मोडायनेमिक स्टेट से चलना है और सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंशन कराना है। इस केस में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बच्चों कुछ और बातें जो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। पी की पावर गामा, अभी मैंने बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस को एक स्पेशल तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों अगर ऐसा है तो दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट में हम इसको दिखा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। मान लीजिए यहाँ पर हमें T और V के टर्म में इस इक्वेशन को लिखना हो तो मॉडिफाई करने के बाद हम ऐसे लिखेंगे T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इक्वल टू nRT से जब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं दोनों को मिला करके तो ऐसा एक इक्वेशन मिल रहा होता, T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट मिलता है। मतलब दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट में हमारे पास हो जाएगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हमारे पास अगला एक टर्म, यहाँ अगला इक्वेशन बनता है प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर कैपिटल T की पावर गामा। दिस will also be constant and that is why into different thermodynamic state in adiabatic process we can equate these two things as here P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा, दिस इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। इसी को बच्चों प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में रिड्यूस करते हैं तो ऐसे बन जाता प्रेशर अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी को रो से मैंने लिखा है P अपॉन रो की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब P1 अपॉन रो 1 की पावर गामा इक्वल टू P2 अपॉन रो 2 की पावर गामा। हम दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट में जब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा हो हम इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप की क्या वैल्यू होगी। स्लोप, मान लीजिए PV के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें स्लोप पता करना हो तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बच्चों स्लोप की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dP ओवर dV। और dP ओवर dV जब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन में तो बच्चों हमें इक्वेशन जो सॉल्व करने से रिजल्ट मिलता है dP और dV की वैल्यू आती है माइनस गामा P अपान V। आइसोथर्मल के केस में आ रहा था माइनस P अपान V और यहाँ आ रहा माइनस गामा P अपान V, मतलब एक गामा गुना ज़्यादा है। इस तरह से बच्चों अगर हम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप को कंपेयर करें तो कंपेयर करने से मुझे क्या मिलेगा, आइसोथर्मल के केस में स्लोप अपान एडियाबैटिक के केस में स्लोप। आइसोथर्मल में क्या आ गया P बाई V और एडियाबैटिक में क्या आ गया माइनस गामा P बाई V, दोनों ही माइनस में है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आ गया 1 अपान गामा और गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, जैसे 1 अपान 1.4 है। आइसोथर्मल केस में जो स्लोप आएगा वो एडियाबैटिक वाले केस में आने वाले स्लोप से कम होगा या एडियाबैटिक के केस में जो स्लोप आएगा वो आइसोथर्मल वाले स्लोप से ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको हम निकालना चाहें तो कुछ ऐसे होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू dP, छोटा सा चेंज प्रेशर में, डिवाइडेड बाई यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब माइनस dV अपान V। सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमें मिलती है गामा P के बराबर। B की वैल्यू बच्चों गामा P के बराबर आ गया। ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आपने वेव कभी पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो न्यूटन जी ने वेव की वेलोसिटी किसी गैसियस मीडियम में दिया था वो दिया था स्क्वायर रूट के अंदर P अपान डी। लाप्लास जी ने उसमें करेक्शन किया और उसको कर दिया गामा P अपान डी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो स्पीड होती है वैसे केस में वो बच्चों हमारे पास गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी ऐसे आती है स्क्वायर रूट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी।
यहाँ के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब न्यूटन जी ने रखा था तो आइसोथर्मल प्रोसेस माना था, और आइसोथर्मल प्रोसेस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को P के बराबर, प्रेशर के बराबर लिख दिया था। लेकिन जब लाप्लास जी ने करेक्शन किया तो E के जगह पर गामा P आ गया, क्योंकि प्रोसेस उन्होंने क्या माना, एडियाबैटिक। ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, सीधी सी बात है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल ले लीजिए, वही कंप्रेसिबिलिटी के बराबर आता है। बच्चों अब रहा सवाल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए एक निश्चित कॉन्सेप्ट है, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट मीन्स 1/b। कितना होंगे बच्चों, यहाँ पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एडियाबैटिक केस में गामा p के बराबर आया था, तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा 1/p। अब अगला टॉपिक यहाँ के अंदर है स्पेसिफिक हीट क्या रिक्वायर्ड होगा इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट का मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सी, थ्रू 1 केल्विन, थ्रू 1 डिग्री सी यूनिट टेम्परेचर में चेंज करना होता है। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में डेल्टा क्यू हीट एनर्जी में तो चेंज हुआ ही नहीं, तो ऐसे केस में बच्चों क्या होगा, यस की वैल्यू क्या होगी, 0। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एडियाबैटिक के केस में 0 आएगी। जरा तुलना करिए, आइसोथर्मल में क्या आया था, नॉन जीरो था, और कितना था, इनफाइनाइट था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आता है, डेल्टा क्यू हीट एनर्जी अगर किसी सिस्टम को हम देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में चेंज कराने में बाकी वर्क डन के रूप में खर्च हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा यू। बच्चों रहा सवाल एडियाबैटिक प्रोसेस का, तो एडियाबैटिक के केस में डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0। हीट एनर्जी में परिवर्तन सिस्टम के होगा ही नहीं, तो ऐसे केस में बच्चों यहाँ के अंदर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, यानी वर्क डन की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब इसी के आधार पर अगर हम वर्क डन के लिए इक्वेशन बनाना चाहें तो इक्वेशन कुछ यूँ बन के आएगा, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एन आर इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा -1। ये बच्चों डेल्टा यू के जगह पर आ गए एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा -1। डेल्टा टी ये जो ब्रैकेट में मैंने बंद किया डेल्टा यू की वैल्यू है, और डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है बच्चों, या माइनस को आप यहाँ से हटा दो तो इसको टी इनिशियल माइनस टी फाइनल लिख सकते हो, बात तो वही है। दूसरी बात यहाँ एन आर इंटू डेल्टा टी को आप रिप्लेस कर सकते हो पी इंटू डेल्टा वी से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पी इंटू डेल्टा वी से। इसी तरह से बच्चों अगर P और V के टर्म में इस इक्वेशन को आपको लिखना हो तो इसी तरह से इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एन आर इंटू डेल्टा टी के जगह पर आप रिप्लेस करेंगे P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, ऐसे बच्चों यहाँ रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ के अंदर एन आर इंटू टी फाइनल, एन आर इंटू टी फाइनल के जगह पर आप लिखोगे P फाइनल V फाइनल, एन आर इंटू टी इनिशियल उसके जगह पर लिखोगे P इनिशियल V इनिशियल, या इसी को ऐसे लिख सकते हो P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल, P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय गामा -1, ऐसे लिख सकते हो। बच्चों यहाँ के अंदर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन के लिए अभी अभी आपने देखा इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की निगेटिव वैल्यू। जरा उससे हम एक फीडबैक लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन, ऐसे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बच्चों प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का हो रहा हो। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है तो ये वाला वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, यानी डेल्टा यू कैसा आ गया, डेल्टा यू कैसा आ गया बच्चों, निगेटिव। डेल्टा यू इन द सेंस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अगर निगेटिव आ गया इट मीन्स यू फाइनल की वैल्यू यू इनिशियल से क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी में कमी आई है। इंटरनल एनर्जी में कमी आने का मतलब
टेम्परेचर फाइनल की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो इनिशियल टेम्परेचर की तुलना में कम होगी, यानी टेम्परेचर घटा होगा। तो याद रखिएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कमी आती है और टेम्परेचर में भी कमी होती है, दोनों चीज़ें डिक्रीज करती हैं। जबकि अगर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करें तो कहानी इसकी जस्ट रिवर्स होगी, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। वहाँ के अंदर बच्चों वर्क डन आप निगेटिव रखोगे तो निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव अगर हो जाएगा इसका मतलब यू फाइनल यू इनिशियल से बड़ा होगा, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होगी, इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जबकि एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होगा? बच्चों फिर से सुन लीजिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, जबकि एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चों हमारा अगला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रोसेस के दौरान मींस कंप्रेशन या एक्सपेंशन होने के दौरान प्रेशर कांस्टेंट बना रहे, बच्चों ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक, पहली बात। अब थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग लेते हैं फीडबैक। आइडियल गैस इक्वेशन हमारा कहता है PV = nRT। ओके, अगर PV = nRT है बच्चों, तो मैं कहूँगा PV = nR/P × T। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो, ना बदले, मतलब अमाउंट कांस्टेंट हो, R ये तो कांस्टेंट के रूप में जन्म ही लिया है, गैस कांस्टेंट, और P प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रखा गया है। तो nR/P की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब बच्चों वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों यहाँ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर एक ग्राफ बनाए इसके अनुसार, तो ये ग्राफ लीनियर जाएगा समव्हाट लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ का एंगल थीटा है बच्चों। थीटा अगर VT डायग्राम में वॉल्यूम और टेम्परेचर के एक्सिस के बीच में हम ग्राफ बना रहे, लीनियर जा रहा है, और लीनियर ग्राफ अगर जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पर मैं पूछूं स्लोप कितना होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप की वैल्यू tan थीटा के बराबर आएगी। y = mx से कंपेयर किया जाए y = mx, तो y की जगह हमारा हो गया v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, x की जगह हो गया कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और m जो कि स्लोप का रोल यहाँ प्ले कर रहा है विच इज इक्वल टू nR/P। इसका मतलब स्लोप की वैल्यू यहाँ के अंदर कितना आ गया बच्चों? nR/P। ओके, यहाँ के अंदर अब देखिए, इसको देखते हुए एक चर्चा यहाँ करते हैं। चर्चा ये है कि भाई अगर प्रेशर ज़्यादा हो, कांस्टेंट प्रेशर है बट प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट में भी ज़्यादा या कम हो सकती है। हो सकता है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हो सकता है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू कोई होगी। अगर प्रेशर की वैल्यू मैं बड़ी रखूँगा, ज़्यादा रखूँगा, तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ के अंदर स्लोप कम आएगा। स्लोप कम आने का मतलब tan थीटा कम हो जाएगा। tan थीटा के लेस होने का मतलब हुआ थीटा की वैल्यू कम से कम आएगी, थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा तो थीटा कम, tan थीटा कम, स्लोप की वैल्यू कम आएगी, स्लोप डिक्रीज कर जाएगा। अगर बच्चों प्रेशर कम हो, उल्टा हो गया, प्रेशर की वैल्यू हम डिक्रीज करा के एक कांस्टेंट बट कम प्रेशर के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करें तो tan थीटा ज़्यादा होगा, और tan थीटा अगर बच्चों ज़्यादा होगा तो थीटा ज़्यादा होगा। जैसे मैंने ये ग्राफ खींचा है, मैंने एक्सपेरिमेंट सपोज 2 बार किया। एक बार आइसोबैरिक प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट किया बट कांस्टेंट प्रेशर P1 रखा मैंने, और दूसरी बार फिर से आइसोबैरिक कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करें बट प्रेशर की वैल्यू बदल दिए हैं। यहाँ पर बच्चों P1 प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, यहाँ P2 और कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो इन दोनों में आप देखिए, ये वाला जो दूसरा वाला ग्राफ है वो थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सिस की ओर ज़्यादा टिल्ट हुआ है, और जो पहला वाला ग्राफ है वो वॉल्यूम एक्सिस के थोड़ा दूर है, या यूं कह लीजिए टेम्परेचर एक्सिस के ज़्यादा करीब है। ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं देखूं तो θ1 विल बी लेस देन θ2। यहाँ पर देखिए
θ1 लेस देन θ2 है, जहां थीटा कम होगा बच्चों वहां प्रेशर ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों प्रेशर को कंपेयर करूं तो प्रेशर P1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर P2। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। थीटा का उल्टा ऑर्डर यहाँ आएगा। अच्छा एक बात और, ये जो मैंने स्लोप वगैरह इन सभी चीज़ों की बात की वो मैंने वीटी डायग्राम में की। अगर उसी को मैं पीवी डायग्राम में जैसे अब तक मैं कर रहा था और प्रोसेस में, अगर पीवी डायग्राम में मैं ग्राफ बनाऊं तो प्रेशर कांस्टेंट ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। भाई यहाँ देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा, प्रेशर कांस्टेंट, ये हमारा हो गया आइसोबेरिक एक्सपेंशन और ये हो गया आइसोबेरिक कंप्रेशन। यहाँ के अंदर बच्चों दोनों ही जगहों पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो ग्राफ आया है ना, ये ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है। अगर ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस के बच्चों पैरेलल है तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों स्लोप की वैल्यू हमारे पास tan थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस यानी वॉल्यूम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0, tan 0, यानी स्लोप की वैल्यू पीवी डायग्राम में हमारा 0 आएगा और स्लोप की वैल्यू अगर वीटी डायग्राम में देखें बच्चों इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस तो आ जाएगा NR/P। इतनी बात समझ गए। अब बच्चों अगला चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसे और प्रोसेस में देखे उसके लिए एक फार्मूला ही एक दिमाग में याद रखिए, B = dP डिवाइडेड बाई -dV/V, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहाँ पर dP मीन्स प्रेशर में होने वाला छोटा सा चेंज। क्या प्रेशर में यहाँ चेंज हुआ है बच्चों? नहीं, प्रेशर में चेंज नहीं मीन्स dP की वैल्यू 0 अपॉन समथिंग क्या आ गया, 0। इट मीन्स यहाँ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों क्या आ गया, 0। और यहाँ पर अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका मतलब हो गया 1/0 मीन्स कितना आ गया बच्चों, इनफाइनाइट। बच्चों अगर वर्क डन की बात की जाए कि वर्क डन आइसोबेरिक प्रोसेस में कितना होगा तो उसके लिए डेरिवेशन यहाँ मैं कराऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप जानिए। वर्क डन की वैल्यू बच्चों एक सिंपल सा इक्वेशन होता है P × डेल्टा V। यहाँ के अंदर P × डेल्टा V के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल, वर्क डन इक्वल टू NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। बच्चों इसी को मॉडिफाई करके P × V फाइनल को लिख सकते हैं NR × T फाइनल, P × V इनिशियल को लिख सकते हैं NR × T इनिशियल। NR कॉमन होने के बाद ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। तो आपकी इच्छा जिस भी इक्वेशन की जहां डिमांड होगी उसके अनुसार बच्चों हम इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे ये कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को डेल्टा Q हीट देते हैं तो उसका कुछ पार्ट वर्क डन में, बाकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कराने में खर्च होगा। बच्चों यहाँ वर्क डन की वैल्यू जो हमारे पास होती है, अभी आपने देखा NR × इसको डेल्टा T मैंने लिख दिया, NR × डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज बड़ा फेमस इक्वेशन है NR × डेल्टा T डिवाइडेड बाई γ-1। बच्चों ये पूरा मैं सॉल्व करूँ, NR डेल्टा T को कॉमन लूँ, कुछ इतना बचेगा और थोड़ा सा यहाँ सॉल्व वाल्व किया। ऐसा करने के बाद हमें डेल्टा Q की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल रही है NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा T इंटू गामा डिवाइडेड बाई γ-1, जहाँ गामा एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता आपको पता है। बच्चों थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो यहाँ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, NR इंटू गामा, R और गामा को इकट्ठा कर लिया डिवाइडेड बाई γ-1 इंटू डेल्टा T। इसको मैंने अलग इसलिए किया कि इतने को बच्चों CP कहते हैं, CP इन दी सेंस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इतने के स्थान पर मैंने CP लिख दिया, हो गया NCP इंटू डेल्टा T। ये होगा हीट का एक्सचेंज इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, मैंने आपको दिखाया। अगर बच्चों इसी इक्वेशन में गामा की वैल्यू लिख दें, गामा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1 + 2/f। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। हीट में होने वाला एक्सचेंज ये इक्वल टू आ जाएगा 1 + f/2 मल्टीप्लाइड बाई NR × डेल्टा T। बच्चों अब मैं बात करूंगा स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ पर CP स्पेसिफिक हीट में वो भी स्पेशली मैं बात करूंगा, इसको बच्चों नाम देते हैं ना मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, जो कि होगा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट
मोल, यूनिट मोल मतलब 1 मोल, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सी, दैट इज इक्वल टू Cp एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों यहाँ के अंदर मोलर स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट प्रेशर कुछ ऐसा हो गया। डेल्टा क्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ, तो n इंटू डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस F/2 मल्टीप्लाइड बाई R। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। बच्चों हमारा अगला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं बच्चों। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें कंप्रेशन या एक्सपेंशन के दौरान, मतलब प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे। भैया वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे मतलब कंप्रेशन या एक्सपेंशन यहाँ होना ही नहीं। सही बात तो ये है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब ना तो एक्सपेंड कर सकते ना तो कंप्रेस कर सकते। तो फिलहाल यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होना नहीं है, और इस वजह से यहाँ तो नियमानुसार मैकेनिक्स के वर्क डन 0 आना चाहिए। अभी देखते हैं बच्चों, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया PV इक्वल टू NRT। यहाँ के अंदर क्या किया, NR/V इंटू क्या कर दिया T। बच्चों ये जो हमारे पास इतना पार्ट बचा, y इक्वल टू mx से तुलना करें तो दिस विल बी इक्वल टू स्लोप। स्लोप कहाँ कहाँ के बीच, P और T के बीच अगर हमें ग्राफ बनाएं तो वहाँ स्लोप की वैल्यू आएगी NR/V। फिलहाल यहाँ पर बच्चों V कांस्टेंट है, अमाउंट कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। इस वजह से अच्छा अमाउंट कांस्टेंट है तो मोल भी कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ सर्कल किया है पूरा कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या हुआ, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों अगर इस नियम के अनुसार मैं एक ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ हमारा होगा P और T के बीच में समव्हाट लाइक दिस, यू कैन सी करेक्टली क्लियरली। यहाँ के अंदर बच्चों P और T के बीच में हमारा ग्राफ जो है लीनियर मैनर में कुछ ऐसे गया है। सपोज यहाँ से एंगल थीटा बन रहा हो तो यही जो tan थीटा होगा फिलहाल यहाँ के लिए स्लोप कहलाएगा PT डायग्राम में, और PT डायग्राम में जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू आप लोग देखिए कितना आ रहा है, NR/V। यहाँ मैंने NR/V लिख दिया। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, अगर इसके अंदर बच्चों V को मैं ज़्यादा रखूँगा, वॉल्यूम ज़्यादा रखूँगा तो स्लोप कम आएगा, tan थीटा कम आएगा, और tan थीटा कम आने का मतलब थीटा भी क्या होगी, कम। यानी वॉल्यूम ज़्यादा तो थीटा कम। ठीक है, वॉल्यूम कम तो थीटा ज़्यादा, इसका उल्टा भी होगा। तो बच्चों अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँ, एक ही गैस ले लूँ, एक ही सिस्टम ले लूँ और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंतर्गत मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट को अलग अलग वॉल्यूम पे करूँ तो क्या होगा, कांस्टेंट बट अलग अलग। एक बार मैंने V1 वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और एक्सपेरिमेंट किया तो बच्चों ग्राफ हमारा कुछ ऐसा गया। दूसरी बार मैंने V2 कोई वॉल्यूम लिया होगा कम या ज़्यादा, कांस्टेंट रखते हुए फिर से मैंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बच्चों ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आया। आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ पहला वाला है ये θ1 एंगल यहाँ से बना रहा है T एक्सिस से, यानी टेम्परेचर वाली एक्सिस से, और ये अगला वाला कितना बना रहा है, θ2। क्लियरली यू कैन सी θ2 इज ग्रेटर देन θ1 और वी कैन से θ1 इज लेस देन θ2। इट मीन्स बच्चों V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर V1 V2 से ज़्यादा होगा तो बच्चों θ1 θ2 से कम होगा, ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पे। चलो भाई, अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो आप इस तरह से पहचानेंगे। अब मान लीजिए यही डायग्राम ट्रेडिशनली जैसे PV इंडिकेटर डायग्राम ज़्यादा फेमस होता है, तो अगर इनके बीच में हमें ग्राफ बनाएं तो भैया हमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जो वॉल्यूम को कांस्टेंट बता रहा हो। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम ऐसे बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, या ऐसे हो सकता था, चाहे ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, बशर्ते वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है तो वॉल्यूम एक्सिस से यहाँ पर एंगल कितना ये बना रहा है 90 डिग्री। तो इस केस में अगर PV डायग्राम में मैं स्लोप पूछूं, PT डायग्राम में स्लोप तो आपने बताया NR/V, अगर PV डायग्राम में मैं स्लोप पूछूं तो PV डायग्राम में स्लोप की वैल्यू tan 90 होगा, मतलब इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ के अंदर वर्क डन कितना होगा, अगर मैं वर्क डन निकालने के लिए जाता हूँ तो वर्क डन का सबसे बेसिक इक्वेशन है यहाँ पर P इंटू डेल्टा V, इसका इंटीग्रेशन V फाइनल से V इनिशियल का यहाँ पर रेंज लिया जाता है। बच्चों सवाल उठा कि ये तो
ऐसा प्रोसेस इसमें डीवी है ही नहीं, मतलब चेंज है ही नहीं वॉल्यूम में, और चेंज नहीं है इसका मतलब डीवी की वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो गया तो चाहे जिस चीज़ का इंटीग्रेशन हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों वर्क डन की वैल्यू आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 आएगी। बड़ा यूजफुल रिजल्ट है, याद रखिएगा। वैसे भी मैकेनिक्स के नियमानुसार देखें तो ना तो कंप्रेशन है ना एक्सपेंशन है, इट मीन्स पार्टिकल का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और इस वजह से वर्क डन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बल्क मॉडुलस ट्रेडिशनली इसके लिए यूज होने वाला इक्वेशन कुछ ऐसे है, B = dP डिवाइडेड बाई माइनस dV अपान V, स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर बच्चों dV 0 होगा तो dP अपान 0 इट मीन्स क्या आ गया, इनफाइनाइट, यानी बल्क मॉडुलस आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों इनफाइनाइट होगा। बच्चों अब अगर हमें कंप्रेसिबिलिटी चेक करना हो तो दैट इज वेल नोन फैक्ट, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, दैट मीन्स C = 1/B 1 अपान इनफाइनाइट, दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी विल बी इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अगर हम किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट एनर्जी देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को चेंज कराने में, बाकी वर्क डन में खर्च होता है। रहा सवाल इस स्पेशल प्रोसेस की तो इसमें वर्क डन बच्चों क्या है, 0। इट मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू मीन्स इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, और इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन बाई फार्मूला बहुत फेमस इक्वेशन है, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई गामा -1। बच्चों यहाँ के अंदर ऐसे आ गया, अगर बच्चों गामा की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख दूँ, गामा की वैल्यू कितनी होती, 1 + 2/f। गामा इज द एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, 1 + 2/f, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा की जगह मैं अगर इतना रिप्लेस कर दूं बच्चों तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में अगर डेल्टा क्यू को मैं देखने जाऊं तो डेल्टा यू के बराबर तो आना ही था, जो कि होगा f/2 NR × डेल्टा टी। बस गामा की जगह इतना लिख दीजिए, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब एक चीज़ और, इसमें अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, सपोज करिए मोलर स्पेसिफिक हीट की बात मैं करूं, मोलर स्पेसिफिक हीट इन दी सेंस CV, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होगा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, यही ना। तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, देखिए दिस होल मच डिवाइडेड बाई n × डेल्टा टी। तो n × डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल होने के बाद CV की वैल्यू जो हमें बचेगी वो मिलेगी बच्चों f/2 × R। n × डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यानी f × R/2। ये हो गया हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दिस विल बी इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा सा सवाल आप सबसे पूछा जाता है। उसमें तीनों प्रोसेस में कौन कौन, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और आइसोबेरिक को ग्राफिकली कंपेयर करके हमें आंसर देना होता है। सवाल ये रहता है कि कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है और उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का अमाउंट सेम बताया जाएगा, सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड करा, बट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। जैसे मैंने कहा कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, किसी इनिशियल स्टेट में यहाँ कहीं है, स्टेट नंबर 1 या कुछ मान लेते हैं, यहाँ कहीं है, और वो एक बार एक्सपेंड हुआ V इनिशियल से V फाइनल थ्रू आइसोबेरिक प्रोसेस, एक बार उसमें एक्सपेंशन हुआ है V इनिशियल से V फाइनल तक थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड अगेन V इनिशियल टू V फाइनल एक्सपेंशन हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस के अनुसार। बच्चों आपको पता है आइसोथर्मल थोड़ा ऊपर आता है, एडियाबैटिक थोड़ा नीचे होता है, जल्दी से इसमें चेंज होता है क्योंकि यहाँ इसका स्लोप ज़्यादा आता है गामा टाइम्स, आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब इसमें ऑब्वियसली अगर वर्क डन पूछा जाए तो बहुत आसान होगा बताना। क्यों आसान होगा? क्योंकि यहाँ एरिया हम देख लेंगे ना। अगर हम देखें कि आइसोबेरिक कर्व के द्वारा कितना एरिया ऑक्युपाई किया गया, तो बच्चों ये पूरा एरिया हो जाएगा, और आइसोथर्मल कर्व के द्वारा कितना एरिया ऑक्युपाई हुआ, आप कहोगे सर ये इतना एरिया जो मैं हाथ ट्रेस कर रहा हूँ, इतना, इसके नीचे का ये पूरा एरिया, दिस वन।
और मैं कहूँ एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, तो ये वाले कर्व के नीचे का पूरा एरिया। तो आप देखो एरिया सबसे कम एडियाबैटिक घेर रहा है और सबसे ज़्यादा जो एरिया ऑक्युपाई कर रहा है वो आइसोबेरिक कर्व घेर रहा है। तो बच्चों अगर ऑर्डर में पूछूं क्या होगा, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड नंबर पर आएगा बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस और थर्ड नंबर पर आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, समझ गए ना। और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन किसके द्वारा है, बाई गैस या बाई सिस्टम, क्योंकि एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो वर्क डन बेसिकली गैस के द्वारा ही होता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपेंशन के अलावा कंप्रेशन की बात की जाएगी, कहा जाएगा कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, किसी इनिशियल स्टेट में वो है, इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट में है और उसमें कंप्रेशन कराया गया और सेम वॉल्यूम तक कंप्रेस किया गया। जैसे मान लीजिए V इनिशियल यहाँ पर है, V फाइनल यहाँ पर है। एक बार कंप्रेशन कराया गया थ्रू आइसोबेरिक प्रोसेस, अगली बार कंप्रेशन कराया गया थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस और अगली बार कंप्रेशन कराया गया थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस। सेम वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ है, इनिशियल स्टेज सभी के लिए सेम था। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपेंशन की बात होती है तो आइसोथर्मल वाला कर्व एडियाबैटिक से ऊपर आता है और अगर कंप्रेशन की बात होती है, वॉल्यूम घटने की बात की जाती है, तो बच्चों उल्टा ऑर्डर हो जाता, एडियाबैटिक इस बार ऊपर रहेगा और आइसोथर्मल उससे नीचे रहेगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो अब एक चीज़, सेम वॉल्यूम तक कंप्रेशन हुआ है, वन थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर, द एरिया ऑक्युपाइड बाई curve number 1 which is isobaric, this is minimum, and area occupied by this one curve which is adiabatic curve, this area will be maximum। और ये बीच में आएगा दूसरा वाला जो आइसोथर्मल वाला है। तो बच्चों क्या सीख मिली कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा यहाँ के लिए, और जो आइसोबेरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो सबसे कम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर एक बनाऊँ तो ऑर्डर हमारा कुछ ऐसे आएगा बच्चों, सम व्हाट लाइक दिस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो वर्क डन की बात हुई है, कंप्रेशन हुआ है, तो वर्क डन ऑन दी गैस हुआ होगा, बाहर से फोर्स लगाया गया होगा। ठीक है, तो जब भी ये सवाल आएगा तो ये जरूर उसमें लिखा रहेगा, या नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि वर्क डन ऑन दी सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये रहा वर्क डन का ऑर्डर इन केस ऑफ कंप्रेशन, ये रहा वर्क डन का ऑर्डर इन केस ऑफ एक्सपेंशन विथ ऑल दोज कंडीशन विच आई हैव मेंशनड हियर, कि इनिशियल स्टेज सभी केसेज में सेम हो, फाइनल वॉल्यूम सबका सेम हो, इनिशियल स्टेट सबका सेम हो और फाइनल वॉल्यूम सेम हो। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप ऐसे वर्क डन को बहुत ईजिली कंपेयर कर सकते हैं।